तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण और प्रश्नावली 1.1 को भी खत्म करने का काम करेंगे। तो मैं आपको थोड़ी सी जरूरी सूचना दे दूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की गणित को कर रहे हैं। कक्षा 9 की गणित का पहला ही अध्याय हम लोग कर रहे हैं। पहले ही अध्याय का हम लोग थोड़ा सा कुछ हम लोग परिभाषाएं जानेंगे, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हम लोग समझेंगे। और वो करने के बाद फिर हम लोग प्रश्नावली 1.2 के, सॉरी मैं 2 बोल रहा हूँ, प्रश्नावली 1.1 के जितने भी उदाहरण के सवाल हैं, जितने भी प्रश्नावली में सवाल है, सारे सवाल को हम लोग बारी बारी से खत्म करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक और वीडियो को ध्यान से देखते रहें। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आज का टॉपिक है प्रश्नावली 1.1 का परिचय। गणित हम लोग 9 का कर रहे हैं, ध्यान रहे हम लोग कक्षा 9वीं का गणित कर रहे हैं और पहला ही अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 को। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप देखेंगे नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। क्या है संख्या पद्धति? नंबर सिस्टम मतलब कुछ संख्याओं के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप के संख्या होते हैं। वैसे संख्या आप यदि गौर करेंगे, बचपन से ही आपको एक चीजें बताई जाती होगी, वो 1 2 3 4 5, जिसको हम लोग गिनती की संख्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि वो गिनती की संख्या को अन्य किस नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग गिनते हैं ना 1 2 3 4, या फिर हमारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इत्यादि वो गिनते हैं। 100 तक हम लोग गिनते थे, वो गिनती की संख्याएं कहलाती थी। लेकिन आज हम लोग उसी संख्याओं को थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, वो जो आप गिन रहे थे ना 1 2 3 4 5, उसका एक अन्य नाम है जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, हाँ, बिल्कुल उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, उसको एक अन्य नाम से जानते हैं। लेकिन एक शर्त यहाँ पे ये है कि वो गिनती की जो संख्या है वो आपकी 100 में खत्म नहीं हो रही है, वो अनंत तक जाती रहेगी, वो इन्फिनिट तक जाती रहेगी। जैसे आइए हम लोग बारी बारी से सारी संख्याओं को करने का प्रयास करें। सबसे पहले जो हम लोग करने जा रहे हैं वो सबसे पहला, इसके बाद हम लोग आइए हम लोग करने का प्रयास करें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति को समझेंगे। सबसे पहली चीजें आपके मन में आ रही होगी, शुरू से एकदम बिल्कुल हम लोग शुरू से ही बेसिक करेंगे। सबसे पहली जो आपको जाननी है, सबसे पहली बातें वो ये है वो ये है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहला, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या को वैसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर बोलते हैं। वैसे मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं, ठीक है, इसको हम लोग एन, सीधा मैं शॉर्टकट में, आप इसको नेचुरल नंबर समझेंगे। नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या है क्या, ये आप जानेंगे। आप कहेंगे गिनती की जाने वाली संख्या को, आप कहेंगे गिनती की, या गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। इसको आप साथ साथ लिखते चलेंगे
गिनती की जो संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। अब जैसे गिनती की संख्याओं में यदि आप गौर करेंगे तो क्या क्या चीज है गिनती की संख्याओं में। तो गिनती की संख्या में जैसे आप कहाँ से गिनते हैं बताइए। आप कहते हैं सर हम लोग ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4, यही सब गिनते हैं, डॉट 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 ऐसे करके आप मंझली ब्रैकेट से आप इसको घेर दीजिए। ये एक आपका समुच्चय बन गया। समुच्चय मतलब इसमें गिनती की सारी संख्याएं आ गई जहां जहां तक आनी थी। मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में याद रखिएगा, लास्ट में ये जो डॉट आप देख रहे हैं हमने 3 ही डॉट दिया है। 3 डॉट का क्या मतलब है, मैंने 4 डॉट क्यों नहीं लगाया, 2 ही क्यों नहीं लगाया, या और मैंने ज्यादा क्यों नहीं दिया। 3 डॉट का यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है 1 2 3 4 इसी तरीके से 5 6 7 मतलब इसी तरीके से ये आगे इन्फिनिट तक जाता रहेगा, अनंत तक जाता रहेगा। जहां तक आप गिनती कर सकते हैं ये कंप्लीटली जाएगा। तो गिनती की जो संख्या है वो प्राकृत संख्या कहलाती, जैसे 1 2 3 4 ये सारी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 10 लाख 20 लाख 10 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़, ये सारी आगे चल के ये संख्याओं में आएगा ही। तो ये सारी आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या आपने समझ लिया गिनती की संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। हाँ दूसरी चीजें जो आप जो देखेंगे यहाँ पे, दूसरी बात आप ये देखेंगे, उसके बाद आप एक और संख्या के विषय में पढ़ेंगे जिसको आप कहेंगे पूर्ण संख्या। बिल्कुल एक और संख्या पढ़ेंगे जिसको आप कहेंगे पूर्ण संख्या के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। तो आइए हम लोग पूर्ण संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त करें। पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या के विषय में हमें जानना है। पूर्ण संख्या को होल नंबर हम लोग बोलते हैं, डब्ल्यू से सूचित करते हैं इसको, ठीक है। पूर्ण संख्या, ये जो पूर्ण संख्या होता है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि शून्य सहित, शून्य सहित, शून्य सहित गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। ओ सॉरी, प्राकृत बोल रहा हूं। शून्य सहित गिनती की संख्याएं वो प्राकृत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है आपकी शून्य सहित। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे देखिए, एग्जाम्पल जैसे में शून्य सहित मतलब इसमें आपको 0 भी लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके, और इसको इस तरीके से आप ब्रैकेट से, मंझली ब्रैकेट से घेर लीजिए। ये आपका पूर्ण संख्याओं का समुच्चय आपका वैसे प्राप्त हो गया। मतलब ये 3 डॉट का मतलब है ये प्रोसेस इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। ये आपकी हो गई कहलाती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं वैसे पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है ये, पूर्ण संख्या। अब मैं थोड़ा सा विचार कराऊंगा, जैसे जो गिनती की संख्याएं हैं, गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 है। अब यहां पे आप देख रहे हैं 0 भी है, 0 भी है ना। 10 आप बोलेंगे ना ये 0 है कि नहीं, 10 आप लिखेंगे तो यहां पे आपका 0 आएगा, 20 लिखेंगे तो ये 0 आएगा, 30 लिखेंगे तब 0 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसीलिए हमें सिर्फ नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर को ठीक तरीके से दर्शाने के लिए प्राकृत संख्या को हमें एक और अन्य संख्याएं बनानी पड़ी जिसको हम लोगों ने पूर्ण संख्या कहा। ये संख्या पूर्ण संख्या है, कंप्लीट नंबर है, इसमें कोई टेंशन अब नहीं रह गया। ये आपका आ गया पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 से शुरू है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो शून्य सहित गिनती की जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है, क्योंकि आपको 0 लिखना ही पड़ेगा गिनती की संख्याओं में। तो अब 10 आएगा तो वहां पे आपको एक शून्य देना पड़ेगा, 20 आएगा वहां पे आपको शून्य देना पड़ेगा, 30 आएगा वहां आपको शून्य देना पड़ेगा, 500 आएगा वहां पे शून्य देना पड़ेगा। तो ये जो गिनती की संख्याएं हैं, तो वो गिनती की संख्याएं तो प्राकृत संख्या है, लेकिन यदि उसमें 0 ऐड हो जाए तो वह संख्या प्राकृत नहीं, वो फिर पूर्ण बन जाती, वो होल नंबर हो जाता है, कंप्लीट। उस संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। आशा है कि आपने पूर्ण संख्या को समझा होगा। आप साथ साथ इसको लिखते भी चलेंगे, आप साथ साथ लिखते भी चलेंगे पूर्ण संख्या क्या है।
आप गौर करेंगे। मैं साथ ही साथ यहाँ पे आपको गौर भी कराता जाऊंगा। एक चीज जो देखना है, मैं ये कहूंगा, क्या आप मुझे ये बताइए, पूर्ण संख्या के अंदर क्या प्राकृत संख्या भी है? आप कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 ये सारी गिनती की संख्या है ना। और पूर्ण संख्या में 0 भी है, 1 2 3 4 भी है। तो प्राकृत संख्या जितनी भी है वो आपका पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? हाँ, पूर्ण संख्या में है। ये चीज आप अभी आपको बस ध्यान करवाऊंगा, ज्यादा यहां पे आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। इतना आप सिर्फ जानिए कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है। मतलब जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में भी है। वही एज इट इज नंबर, एज इट इज, जैसे 1 2 3 4 5 जहां तक आप अनंत तक जा सकते हैं। मैं यहाँ पे इन्फिनिट का चिन्ह भी दे सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। हालांकि आप नहीं भी देंगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। इसके बाद अभी भी आपकी संख्याएं पूरी नहीं हो गई, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि -2 -3 आपने देखा होगा, माइनस में भी संख्याएं होती है कि नहीं? जो संख्याएं माइनस में होती है उस संख्या को हम लोग वैसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या। तो माइनस वाला, अब इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ये क्या कहलाएगी? क्योंकि माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, सारी चीजें हैं। तो इसके लिए एक अन्य नाम दिया गया जिसको कहा गया पूर्णांक। जिसको क्या कहा गया? पूर्णांक। आइए हम लोग जानते हैं पूर्णांक क्या है। पूर्णांक, हम लोग पूर्णांक के विषय में, पूर्णांक को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, ठीक है। पूर्णांक को हम लोग वैसे जेड से सूचित करते हैं। पूर्णांक क्या है? हम लोग पूर्णांक को करेंगे। पूर्णांक तो हम लोग कहेंगे कि सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, ऋणात्मक तथा और लिख लीजिए यहां पे, ठीक है, और शून्य से बनी मिली जुली संख्या पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से बनी मिली जुली संख्या वो पूर्णांक कहलाती है। जैसे में आपने क्या देखा है कि इसमें धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या आपकी आती है। धनात्मक संख्या जैसे 2 है, 3 है, जिसके आगे प्लस लगा हो। वैसे दुनिया की सभी संख्याओं के आगे प्लस छुपा होता है, यदि माइनस ना हो तो प्लस छुपा होता है। तो ये सारी संख्या मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक संख्या कहलाती है। और जिसके आगे माइनस लगा हो, -2 है, -3 है, -4 है, ये सारी संख्याएं ऋणात्मक संख्या कहलाती है। तो पूर्णांक क्या है? सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से बनी मिली जुली संख्या पूर्णांक कहलाती है। जैसे में आप यहां देखेंगे, जैसे में मैं यहां आपको करा देता हूं, जैसे 0 भी हो, 1 भी हो, 2 हो, 3 हो, और ये प्रोसेस इसी तरीके से इधर चलता रहे, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार 0 के इधर -1 हो गया, -2 हो गया, और ऐसे करके ये भी इसी तरीके से यहां पे चलता रहे। यह आपका हो गया पूर्णांक। अब मेरे प्यारे बच्चों पूर्णांक हो गया। पूर्णांक का अर्थ मैं एक और आपको बताना चाहूंगा। पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक जो दशमलव में ना हो, जो दशमलव में ना हो। पूर्णांक आपका माइनस में हो सकता है, पूर्णांक आपका प्लस में हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों 0 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। शून्य भी क्या है? ये जो शून्य आप देख रहे हैं ना, शून्य भी आपका पूर्णांक है। ये सारी संख्याएं प्लस वाली हो, माइनस वाली हो या 0 हो, ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। शर्त ये है कि वो दशमलव में ना हो, वो अंश बटा हर के रूप में ना हो,
नहीं रहे वो सारी संख्याएं आपकी पूर्णांक कहलाती है। ये आप ध्यान देंगे। तो अभी आपने क्या गौर किया, आपने अब यहां पे आपने गौर करा होगा कि पूर्णांक के जो अंदर है वो प्राकृत संख्या भी आता है। बहुत बढ़िया। और पूर्ण संख्या भी इंक्लूडेड है क्योंकि जीरो से भी शुरू होता है। ये जैसे देखिए यहां पे आप देखेंगे पूर्णांक के अंदर आपकी जितनी भी प्राकृत संख्या वो सारी संख्या पूर्णांक के अंदर है क्योंकि 1 2 3 से शुरू होता है। पूर्ण और पूर्णांक के अंदर आपकी पूर्ण संख्या भी शामिल है क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। इस लिहाज से ये इसके अलावे भी पूर्णांक में माइनस वाली भी संख्याएं होती, जितनी भी माइनस वाली संख्या है, -1 -2 -3 ऐसे करके अनंत तक चलते रहेगा जहां तक आप जा सके। ये सारी पूर्णांक कहलाती है। आशा है कि आपने प्राकृत संख्या को, पूर्ण संख्या को, पूर्णांक को गहराई से समझा होगा। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आता है और पूर्णांक पूर्णांक के अंदर प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। मैं ये क्यों बता रहा हूं इसको आप ध्यान रखेंगे, लिखते चलेंगे आप, ठीक है। आशा है कि आपने ये जाना होगा। क्या आपने ये समझा? आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे मेरे प्यारे बच्चों कुछ संख्याएं और रह गई है जिसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। अब आइए परिमेय संख्या जानते हैं। परिमेय संख्या क्या है? अब हम लोग चौथा पढ़ रहे हैं, चौथी संख्याओं के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, आप मुझे बताएंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? आप कहेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं Q बराबर 0 ना हो, ठीक है। ऐसे लिखिए, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां, या ऐसे लिख सकते हैं तथा, ऐसे भी आप लिख लीजिए, तथा P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो जहां Q बराबर 0 ना हो। देखिए संख्या तो आपकी यही कंप्लीट हो गई। वैसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में, P/Q का मतलब होता है अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में, जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यही संख्या कहलाएगी आपकी परिमेय संख्या, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ये आपकी जो संख्याएं कहलाएगी परिमेय संख्या कहलाएगी, जिसको रैशनल नंबर भी हम लोग कह देते हैं, ठीक है। ये आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। ये सारी परिमेय संख्या कहलाएगी जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। यहां पे अंश हर ना लिख के P/Q लिखा गया कि इस फॉर्मेट में, अंश बटा हर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक कुछ कंडीशन रख दिया था, P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक का अर्थ होता है P और Q पूर्णांक हो, P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। तो पूर्णांक में माइनस का भी मान -1 2 3 भी हो सकता है, या माइनस या +1 2 3 भी हो सकता है। साथ ही साथ पूर्णांक में 0 भी हो सकता है। लेकिन एक और शर्त रखा है, एक और शर्त रखा है जहां Q का मान कभी भी 0 ना हो, नहीं होना चाहिए। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल कराता हूं। जैसे जैसे आप यहां देखिए, जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया,
या 3/4, कुछ भी लिख लीजिए, 3/4, 6/8, या 0, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1। जीरो भी आपका प्रमेय संख्या है, जीरो भी प्रमेय संख्या मेरे प्यारे बच्चों, जीरो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके नीचे भी तो 1 छुपा है। आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 ऐसे करके ये सारी प्रमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी तो 1 छुपा है, इसके नीचे भी तो 1 छुपा है। तो ये p/q के रूप में है ना। दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं के नीचे 1 छुपा रहता है। तो ये सारी संख्याएं आपकी प्रमेय संख्या कहलाएगी। नीचे सिर्फ हर में 0 ना हो, q का जो मान होता है वो आपका 0 ना हो, ये सारी संख्याएं आपकी प्रमेय संख्या कहलाती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। हाँ, माइनस भी हो सकता है, माइनस भी, जैसे -3/4, -6/8, ये सारी प्रमेय संख्या कहलाती है। शर्त ये है कि अंश और हर में आपका पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब आपके अंश में आप प्लस वाली संख्या, धनात्मक संख्या लिख सकते हैं, ऋणात्मक लिख सकते हैं, या 0 लिख सकते हैं। ये सारी संख्या मेरे प्यारे बच्चों आपका परिमेय संख्या कहलाता है। इसको आप क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को आप p/q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आपने देखा, आपने गौर किया कि आपका जो पूर्णांक है वो पूर्णांक परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। आपका जो पूर्णांक है वो पूर्णांक भी परिमेय संख्या है। पूर्णांक जितने भी हैं वो सारे के सारे परिमेय संख्या इसके अलावा भी हैं। जैसे आपका पूर्णांक माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो पूर्णांक जितनी भी है, जितने भी अनंत, यदि असंख्य पूर्णांक होंगे, अनंत इन्फिनिट पूर्णांक होंगे, तो वो सारे के सारे आपके परिमेय संख्या हैं। ये तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्योंकि आप पूर्णांक को आप ऐसे लिखते हैं 0, 1, 2, 3, और इसी फॉर्मेट में ये आगे जाता जाएगा। और इधर आप करेंगे तो -1, -2, -3, इसी फॉर्मेट में ये इधर चलता जाएगा कि नहीं जाएगा। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे पूर्णांक। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसके नीचे 1 छुपा नहीं है? क्या इसके नीचे 1 नहीं छुपा है? क्या इसके नीचे 1 नहीं छुपा है? आप कहेंगे हाँ सर, सबके नीचे 1 छुपा है। जब सबके नीचे 1 छुपा है तो ये हो तो गया p/q के रूप में, हो तो गया अंश बटा हर के रूप में। इसीलिए ये वैसे बेसिकली इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स है ये, इसको हम लोग पूर्णांक पढ़ते हैं। लेकिन आपके जितने भी पूर्णांक है सारे के सारे वो मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांकों को आप परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। इसका मतलब है ये जो परिमेय संख्या आपका देख रहे हैं, ये जो आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के अंदर सारी पूर्णांक आ रही है, यहां तक कि 0 भी। तो 0 भी परिमेय संख्या है। क्यों 0 परिमेय संख्या है? क्योंकि 0 के नीचे क्या है? 1 है। तो ये हो तो गया p/q के रूप में। और शर्त क्या है? शर्त क्या है कि q का मान सिर्फ 0 ना हो। p की जगह पे 0 हो, 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, मतलब नहीं है। लेकिन q बराबर 0 ना हो। ये जो आप देख रहे हैं q, मैंने यहां पे बराबर लिखा, बराबर 0, ये तो q बराबर 0, लेकिन इस तरीके से काट देंगे तो इसका मतलब ये है कि q बराबर 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये काटने का मतलब ये है। वैसे इसको इंग्लिश में नॉट इक्वल टू बोल देते हैं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू। आशा है कि आपने इसको समझा होगा। आपने प्रमेय संख्याओं को समझा है। अब एक आखिरी आपको समझाऊंगा जिसको हम लोग कहते हैं अप्रमेय संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं अप्रमेय संख्या। तो चलिए हम लोग अप्रमेय संख्या जानते हैं। क्या है अपरिमेय संख्या? क्या है अप्रमेय संख्या? तो आप लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कह देते हैं। अपरिमेय संख्या।
उसे ही आप अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसे जिसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते तो उसे आप अपरिमेय संख्या कह देते हैं। आप कहेंगे सर बताइए कैसे संभव है ये देखिए कैसे संभव है। जैसे मैं आपको ये दे दूंगा, जैसे मैं कहूंगा √2 है, क्या इसको आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर इसके नीचे एक तो है, माना कि एक है, माना कि एक है मेरे प्यारे बच्चों, माना कि इसके नीचे एक है, तो क्या ये p बटा q के रूप में हो गया? क्या ये परिमेय संख्या होगा? चलिए ठीक है, आपकी कुछ देर बात भरी करते हैं, लेकिन परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में आपने ये भी पढ़ा है, इसकी जो परिभाषा है परिमेय संख्या की परिभाषा में आपने ये भी तो पढ़ा है कि p और q पूर्णांक हो। तो √2 थोड़ी पूर्णांक है, √2 पूर्णांक नहीं है, ये कभी भी पूर्णांक नहीं आप इसको कह सकते, ये पूर्णांक है भी नहीं। पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक, क्योंकि ये √2 दशमलव में है। देखिए आप यदि वर्गमूल जानते हैं तो देखिए वर्गमूल इस तरीके से आप बना पाएंगे, वर्गमूल आप ऐसे बना पाएंगे। ये वर्गमूल कैसे बनाएंगे? अब देखिए नियम क्या है, यहां यदि एक लिखेंगे तो यहां भी एक, मैं एकदम बिल्कुल बेसिकली बता रहा हूं, एकदम साफ आराम से। तो यहां भी एक लिखेंगे और एक गुणा एक करेंगे तो यहां भी आपका एक ही आएगा, 2 में एक जाएगा, एक बचेगा। अब पॉइंट यहां देंगे तो यहां पे 2 0 आएगा, वर्गमूल का ये नियम है। इस एक को यहां पे आप जोड़ेंगे, एक और एक कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है, एक और एक कितना हो गया? 2 हो गया। अब फिर आप इसको कटाएंगे कितने बार में? मान लीजिए 4 यहां पे देते हैं तो यहां भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, यहां भी आपको 4 लिखना पड़ेगा। तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 एक 9। तो इसको आप करेंगे तो 10 में 4 6 जाएगा 4 और ये आपस में खत्म हो गया। फिर पॉइंट के बदले 2 0 आएगा, आप कटाते रहिए। तो यहां पे गौर करिए, आपका ये दशमलव में आ गया, 1.4 आ गया। तो दशमलव वाला पूर्ण संख्या नहीं होता, ये पूर्ण अंक नहीं है। लगभग 1.4 के समथिंग कुछ इसका मान आने जा रहा है, इसका √2 का। तो ये आपकी पूर्ण संख्या थोड़ी है, √2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो रूट वाली जितनी संख्या जो अंडर रूट हो, जो रूट के अंदर हो, उसको आप अपरिमेय संख्या ही काउंट करेंगे। जैसे में आपने समझा होगा, जैसे में √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। आप कहेंगे सर √4 क्या ये अपरिमेय संख्या? नहीं, √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल आप निकालेंगे 2 निकलेगा। 4 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या है, इसके नीचे एक है, तो 4 इज नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है ये सारी। और यहां तक कि ये आपका पाई देख रहे हैं ना, पाई जो है मेरे प्यारे बच्चों, पाई को भी लेके बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई है। ये पाई, जब पाई की बात होगी ना, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। पाई क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, लेकिन यदि पाई का मान आप 22/7 रख देते हैं, तब ये परिमेय संख्या आपका होगा। तब ये आपका कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या। पाई का मान जब 22/7 आप रख लेते हैं, तो 22/7 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, और ये p बटा q के रूप में, इसीलिए 22/7 परिमेय संख्या है। लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। इसके नीचे एक है, लेकिन पाई थोड़ी पूर्णांक है, ये पूर्णांक थोड़ी है, नहीं। इसका मान भी मेरे प्यारे बच्चों दशमलव में आता है। आप वैसे इसका मान आप करेंगे तो 3.147 करके ऐसे आएगा, ऐसे करके आएगा, बहुत लंबा आता है। वैसे हम लोग शॉर्टकट, ये भी दशमलव में आ गया। पाई का मान यदि आप निकालेंगे 22/7, वैसे ये दशमलव में आ जाएगा, तो ये भी तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो आशा है कि आपने इसको समझा होगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। शर्त है p और q पूर्णांक हो, और जहां q बराबर 0 ना हो तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5 और पाई, ये सारी अपरिमेय संख्या है। इसके साथ साथ में यहाँ पे आप डॉट 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 लगा सकते हैं, 3 डॉट दे सकते हैं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। 3 डॉट का मतलब इसी तरीके से ये ऐसे करके 3 डॉट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। 3 ही डॉट देना चाहिए आपको, इससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आपकी होगी परिमेय संख्या। आशा है एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, कर लीजिए। तो तो आशा है कि आपने बेसिक को समझा होगा। अब अभी आपने पढ़ा प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्या के बाद आपने पढ़ा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद आपने पढ़ा पूर्णांक, पूर्णांक के बाद आपने पढ़ा परमेय संख्या, परमेय संख्या के बाद आपने पढ़ा अप्रमेय संख्या। आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे, सर और भी तो कुछ संख्याएं छोड़ दिया आपने। नहीं, मैंने छोड़ी नहीं है। आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर ये जो सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ये तो आपने छोड़ ही दिया। ये चीज हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। सम संख्या वैसी संख्या जिससे 2 से भाग लगता है, मैं ये भी करा देता हूं वैसे, ठीक है। वैसे आपका ये सारी संख्या करने के बाद आपको टेंशन नहीं रह जाता। तो अब आप जानेंगे कुछ सम संख्या, मैं सारी बेसिक करा देता हूं आज। सम संख्या किसे कहते हैं? आइए अब बात करें सम संख्या। सम संख्या, ये सारी संख्या उन्हीं संख्याओं के भीतर है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ने का काम किया था। सम संख्या किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, लग जाए, सम संख्या कहलाती है। तो आपने पढ़ा कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो आपकी सम संख्या कहलाएगी। जैसे आप देखना चाहेंगे, जैसे में कौन कौन सी संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग रही है, वो तो आप वैसे ही देख लेंगे। जैसे आप कहेंगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 इत्यादि, ये सारी सम संख्या है जिसमें 2 से भाग लग जाए। अच्छा, क्या आप ये बताइए, क्या 102 सम संख्या है? आप कहेंगे हाँ, क्योंकि 102 में भी 2 से भाग लग रहा है। जिसमें 2 से भाग लग रहा है उसको सम संख्या आप कह देंगे, ठीक है। जिसमें 2 से भाग लग रहा है उसे आप कौन सी संख्या बोल देंगे? जिसमें 2 से भाग लग रहा है वो आपकी सम संख्या कहलाएगी। अब आप पढ़ेंगे विषम संख्या। अब आप पढ़ेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है? तो हम लोग विषम संख्या को पढ़ेंगे बड़ी गहराई से कि विषम संख्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग विषम संख्या पढ़ रहे हैं, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं विषम संख्या क्या है। चलिए जानते हैं विषम संख्या के विषय में। तो ये आपने कौन सी, कितने नंबर की पढ़ ली है आपने? नंबरिंग 5वीं पढ़ ली, ये आपकी 6ठी हो गई। ये आपने 6ठी पढ़ ली और 7वीं में आप पढ़िए विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए आप लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, ठीक है, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। अब जैसे में जिसमें 2 से भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो कौन सी वैसी संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं लगती? जैसे आप 1 कहेंगे, 1 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। आपका 3 हो गया, फिर आपका 5 हो गया, फिर आपका 7 हो गया, फिर 9 हो गया, ऐसे करके आगे जाते रहिए जिसमें 2 से भाग ना लगे। मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें 2 से भाग ना लगे उसे आप कौन सी संख्या कहेंगे? विषम संख्या। जिसमें 2 से भाग ना लगे उसे आप विषम संख्या कह लेंगे। क्या कोई टेंशन है? क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? आपने ये लिख लिया, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। आप ये बताइए, क्या ये 12 विषम संख्या है? आप कहेंगे नहीं,
ये विषम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 में 2 से भाग लग रहा है। यदि इसमें 2 से भाग लग रहा है ये सम संख्या है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वही विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये तो आपका हो गया विषम। सम संख्या विषम संख्या आपने पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य, एक आप पढ़ेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक से एक से तथा खुद से ही भाग लगे किसी, ओ सॉरी, ये भाज्य संख्या है ना, वैसी संख्या जो एक से खुद से, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभाज्य संख्या की परिभाषा यहाँ पे लिख रहा हूं, जबकि मुझे भाज्य लिखना था। वैसी संख्या जो एक से, वैसी संख्या जो एक से खुद से, खुद से तथा अन्य संख्या से भी, अन्य संख्या से भी पूरा पूरा भाग लग जाए, वो भाज्य संख्या आपकी कहलाएगी। उन संख्या को आप कहेंगे भाज्य संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे? वैसी संख्या जो एक से खुद से तथा अन्य संख्या से भी भाग पूरा पूरा लग जाए, अन्य संख्या से भी पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे आप कहेंगे भाज्य संख्या। तो जैसे मैं आपको यहां लिख दूं, ठीक है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, यहां जैसे, जैसे में आप बताइए कौन सा होगा? जैसे में जो एक से और खुद से भाग लग जाए, एक से लगे, खुद से लगे, किसी अन्य से भी लगे, तो एक तो ना सम है ना अभाज्य है। एक, एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, याद रखिएगा। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, कुछ भी नहीं है। एक को तो छोड़ ही दीजिए। दो, दो देखेंगे कि दो में एक से भाग लग रहा है, खुद से भाग लग रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भाज्य की जो परिभाषा है वो एक से भी लगना चाहिए, एक से लगे, खुद से लगे तथा अन्य संख्या से भी भाग लगे। तीन देखिएगा तो ये एक से लग रहा है, खुद से ही लग रहा है, किसी और से तो लग ही नहीं रहा है। चार देखिए, चार एक से लग रहा है, खुद से लग रहा है, किसी अन्य संख्या दो से भी भाग लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चार ही अभाज्य संख्या है। तो जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इत्यादि ये सारी संख्याएं इसी रेशियो में, ये आपकी हो गई भाज्य संख्याएं, जिसमें एक से भाग लगे, खुद से लगे, किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, उसे ही हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक आखिरी कराऊंगा जिसको हम लोग कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। आइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो जाने। कितना 9वां कर रहे हैं ना? हाँ, अब हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं फटाफट बताएंगे। आप कहेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक से तथा खुद से ही भाग लगे किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे,
उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे, जैसे समझिए, जैसे वैसी संख्या जो एक से तथा खुद से ही भाग लगे, किसी अन्य से ना लगे। जैसे एक की चर्चा करेंगे तो एक तो एक से ही भाग लग रहा है, खुद भी यही है। तो एक जो संख्या है यहां पे आप नोट करिएगा, एक, एक ना भाज्य है, ना अभाज्य है। गौर करिएगा इसको। एक आपका ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये तो आप अलग से एक्स्ट्रा नोट आपको करवा दिया गया। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। दो ट्राई करते हैं। हाँ, दो आपका फिर भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दो आप देख रहे हैं ना, दो दो आपका अभाज्य संख्या है, लेकिन दो सम भी है। दो सम भी है, अभाज्य भी है। यही कारण है, एक तो आपने ये यहां गौर किया, एक आप ये लिखेंगे कि दो, दो को एक अन्य नाम से जानते हैं। दो को हम लोग कहते हैं सम अभाज्य। दो को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? सम अभाज्य संख्या के नाम से। दो को अन्य किस नाम से जानते हैं? फटाफट बताइए, दो को अन्य किस नाम से जानते हैं? दो को अन्य नाम से जानते हैं। दो हमारा सम और अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि दो अभाज्य भी है, सम भी है। दो को हम लोग सम अभाज्य के नाम से जानते हैं। दो के बाद आपका तीन आ गया, यह अभाज्य संख्या है। तीन के बाद पांच आ गया। पांच के बाद छह आप कहेंगे, छह नहीं, छह एक से भाग लग रहा है, खुद से भाग लग रहा है, दो से भी भाग लग रहा है, तीन से भी भाग लग रहा है, मतलब एक और खुद के बाद भी अन्य संख्या से भाग लग रहा है। तो छह भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसको आप नहीं लिखेंगे। फिर सात आप लिख सकते हैं, क्योंकि सात में एक से ही भाग लग रहा है और खुद से ही भाग लग रहा है, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं। तो सात हो गया, और इसी तरीके से आगे जितना भी हो, ठीक है। या आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि 15 कौन सी संख्या है, 17 कौन सी संख्या है, 18 कौन सी संख्या है। फटाफट ये मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, यदि आपको ये समझ में आ गया तो। ये आपने समझ लिया, ये आपने समझ लिया। और मैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं और कराना चाहता हूं, कुछ चीजें और रह रही है यार, और रह रही है। क्या रह रही है? अब आप जब भाज्य और अभाज्य सारा करा ही दिया, तो एक और करा देते हैं, सह अभाज्य संख्या। आइए एक आखिरी करा देता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य, सह मतलब साथ में, अभाज्य, दो अभाज्य संख्याओं का पेयर, जिसको हम लोग बोल देते हैं वैसे सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बोल देते हैं? सह अभाज्य संख्या। आइए एक आखिरी कराऊंगा, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसका भी बहुत ज्यादा यूज है, हर जगह आपको इसका यूज मिलेगा। हालांकि सारी संख्याओं का यूज हम लोग पूरे गणित में करने जा रहे हैं, पूरे गणित में। फिलहाल अभी जो हम लोग ये चैप्टर करेंगे प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 इसी बेस पे चलेगा, ठीक है। ये हर जगह इसका यूज है। आज जो संख्या पढ़ रहे हैं ना, ये 11वीं तक आप समुच्चय चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको 11वीं में भी काम आएगा, 12वीं में भी काम आएगा, हर जगह आपको इन चीजों का काम आने वाला है। मतलब गणित का नाम यदि आप सुन रहे हैं ना, आपके मन में आया गणित, तो गणित का मतलब ये सारी संख्या, ये हमेशा ही काम आती जाएगी, सारी जो आज कराई गई है। तो ये बेसिक आज के लिए नहीं था, ये बेसिक आपका फॉरएवर बेसिक हो गया। जब तक आप पढ़ेंगे गणित का, जब भी नाम लेंगे तो इन संख्याओं को आपको जानना पड़ेगा। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो फटाफट मैं इसकी परिभाषा पहले लिख दूं, पहले इसकी परिभाषा लिख दूं। वैसी संख्या, वैसी संख्याएं जिसका मौसौ एक आए, जिसका मौसौ एक आए, उसे उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सह अभाज्य
संख्या कहते हैं जिसका मौसो एक आए। गौर करिए, जिसका मौसो एक आए, जिसका मौसो एक आएगा उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपको यहां पे कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, सहभाज्य संख्या में जोड़ा होता है, मतलब ये सिंगल नहीं रहता, जोड़े में रहता है। जैसे मान लीजिए एक है और दो है, इसका एचसीएफ कितना आएगा बताइए? इसका एचसीएफ एक आएगा। आप इसका मौसो निकालेंगे, एक आएगा। तीन है और दो है, इसका मौसो कितना आएगा? एक आएगा। पांच और सात है, मतलब सह अभाज्य। यदि दो अभाज्य संख्याएं एक साथ है, सह अभाज्य, सह मतलब साथ में, अभाज्य का मतलब अभाज्य। एक और दो, देखिए अब जैसे एक और दो है, इसको तो खैर आप लिखेंगे नहीं क्योंकि एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो आप ध्यान नहीं देंगे। क्या एक अभाज्य संख्या? फटाफट मुझे कमेंट करिए, क्या एक अभाज्य संख्या है? क्या एक अभाज्य संख्या है क्या? आप कहेंगे नहीं, एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। है एक अभाज्य संख्या? नहीं। जब एक अभाज्य संख्या नहीं है तो एक क्या है? तो ये फिर तो लिखना तो गलती है ना, ये आप नहीं लिख सकते, एक आप नहीं लिख सकते क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो मतलब साथ में अभाज्य संख्याओं का पेयर, जैसे दो और तीन है, ये आपका अभाज्य संख्या है। इसका आप मौसो निकालेंगे, एक आएगा। उसके बाद आप और ले लीजिए, जैसे तीन और पांच ले लीजिए, इसका मौसो निकाल के देख लीजिए, एक आएगा। मतलब उन संख्याओं का, वो सारी संख्याएं, उन दो संख्याओं का पेयर जिसका मौसो एक आए, जिसका एचसीएफ एक आए, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। आशा है कि सॉरी, अभाज्य, सह अभाज्य उसे कहते हैं। जिसका यदि आप महत्तम निकालेंगे तो महत्तम एक निकलेगा। ये दोनों संख्या आपका अभाज्य संख्या, कोई भी आप अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे 7 है और आप 17 ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, 7 और 17 लीजिए, दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों का मौसो निकालेंगे, एक आएगा, तो ये सह अभाज्य इस तरीके से कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। तो आज की ये जो फाइनल बेसिक थी बस इतनी ही है। ये संख्या पद्धति से संबंधित जितने भी बेसिक थे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको करा दिया गया है, ये आपने कर लिया है। और आशा है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग प्रश्नावली के सवाल को करेंगे। अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगा। आइए हम लोग करने का सीधे ही उदाहरण के सवाल को करेंगे। बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टेड सवाल है, आइए हम लोग फटाफट करने का प्रयास करें। यदि आपने परिचय वाला वीडियो, यदि आपने परिचय वाला वीडियो अच्छी तरीके से देख लिया, वो क्लास आपने अच्छी तरीके से कर लिया है, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। आइए करते हैं फिर, आइए आइए देखिए क्या सवाल है। सवाल क्या है, एक बार सवाल की ओर नजर डालिए, सवाल क्या कह रहा है। चलिए आइए शुरू करें। देखिए सबसे पहले हम लोग उदाहरण नंबर 1 कर रहे हैं। लिखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कथन, नीचे जो कथन दिए हुए हैं ये सत्य हैं या असत्य? नीचे जो कथन लिखे गए हैं वो सारे कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कारण के साथ उत्तर देना है। मतलब यदि नीचे जो कथन लिखे गए, ये सारे कथन जो आप देख रहे हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सारी जो ये सवाल पूछे हैं, इसमें ये कहा है कि आप ये बताइए ये गलत है या सही है, सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो क्यों है, यदि असत्य है तो क्यों है। बस ये भी, वो भी कहना है और क्यों है वो भी करना है। आइए हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं फटाफट हल कर लेता हूं। यहां पे आप सबसे पहले इस तरीके से हल लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। सवाल पूछा है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, आप कहेंगे जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या, आप कहेंगे पूर्ण संख्या की जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है, 0 1 2 3, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। और बात आई प्राकृत संख्या की, आप कहेंगे प्राकृत संख्या जो होता है वो सिर्फ 1 2 3 से, यहीं से शुरू हो जाता है, 1 2 3, ठीक है, 3 डॉट दे देना है। तो कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, सारे पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, ये इन्होंने कहा।
मुझसे सवाल पूछा है, ये कहते हैं, ये जो सवाल पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। अब जजमेंट करने के लिए हमें छोड़ दिया, हम लोगों को जजमेंट करके देना है कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा। इनका कहना है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या होती है, ये कह रहा है। आप बताइए, देखिए पूर्ण संख्या में जीरो है ना, पूर्ण संख्या में क्या है, जीरो है। क्या प्राकृत संख्या में कहीं जीरो है? नहीं है ना। इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो कहा था कि ये क्या कर रहा है, बताइए, ये सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है? आप कहेंगे सर असत्य कह रहा है, आप लिख देंगे असत्य, असत्य लिखेंगे। अब फिर असत्य यदि आपने लिखा है तो आपको कारण भी बताना पड़ेगा, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए क्यों आपने असत्य कहा। क्योंकि आप कहेंगे क्योंकि, क्योंकि शून्य ये जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। असत्य क्योंकि जीरो जो है प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो पूर्ण संख्या है। और ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होगी। हम लोग कहेंगे नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं, असत्य है, आप झूठ कह रहे हो, असत्य है, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या है ही नहीं। हाँ, जीरो भी यदि प्राकृत संख्या होता तब हम आपकी बातों को सत्य मानते। तो ये आपने कारण लिख दिया। आइए दूसरा करें। तो दूसरे में आपको करना है, आइए फटाफट हम लोग दूसरा करें। दूसरे में पढ़िए क्या लिखा है। कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है। अब पूर्णांकों की यदि बात करें हम लोग, यदि हम लोग पूर्णांक की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने बेसिक में किया है, पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक क्या होता है कि पूर्णांक में आपके जीरो होते हैं, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, डॉट 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 ऐसे करके जा रहा है ये। और यदि हम लोग अब फिर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसे करके डॉट 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 करके चलता रहेगा। ठीक है, इसी फॉर्मेट में चलता रहेगा। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, यह बात बिल्कुल सही है। आप कहेंगे, आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि सर परिमेय संख्या को तो हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपने बताया है, अभी तो आपने बताया कि परिमेय संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल परिमेय संख्या को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यह भी कहा था कि पी और क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, सभी संख्याओं के नीचे कहीं ना कहीं तो एक छुपा है, सभी संख्याओं के नीचे, चाहे प्लस वाले हो या माइनस वाले हो, सभी संख्याओं के नीचे मेरे प्यारे बच्चों क्या छुपा हुआ है, एक छुपा है। हो तो गया ये पी बटा क्यू के रूप में, ऊपर पी नीचे क्यू, पी बटा क्यू के रूप में। शर्त यह है कि क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या होने के लिए क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू का मान कहीं भी नीचे का मान जीरो नहीं है, हर जगह एक एक है। तो जितने भी पूर्णांक है ना, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। हम लोग कहेंगे सत्य है, ये सही कह रहा है, हम लोग कहेंगे सत्य, ये सत्य है। क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को, प्रत्येक पूर्णांक को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। आप ये लिखते भी चलेंगे, आंसर भी आप साथ ही साथ करते चलेंगे। ठीक है, ये आपने कर लिया। आगे आइए फिर करते हैं। फिर कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी। यहां पे मामला फंस जाएगा। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या, दुनिया की जितने भी परिमेय संख्या है ना, वो कह रहा है कि वो पूर्णांक होती होगी, ये कह रहा है। मैं कहता हूं कि जैसे मान लीजिए 3/4 है, तो 3/4 परिमेय संख्या है बट पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक, दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूरा ही अंक हो।
तो 3/4 को यदि आप भाग देंगे तो ये तो दशमलव में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है 2/5 है, ये 3/4 है, इसको आप यदि भाग देंगे तो 0.4, ये तो दशमलव में आ जाएगा ना। परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक नहीं हो सकता। 3/4 भी परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको भाग देंगे तो कंप्लीट अंक नहीं आएगा, ये दशमलव में आ जाएगा, इसीलिए ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक तो होता है माइनस में हो जाए प्लस में हो जाए, लेकिन गिनती की संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 जो भी हो। इधर -1 -2 -3, माइनस प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई पूर्णांक है तो उसके नीचे हमेशा हर में क्या होना चाहिए? हम लोगों ने देखा है उसके नीचे 1 ही होना चाहिए, लेकिन यहां देखिए हर में क्या है? 4 है, यहां हर में क्या है? 5 है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। ये कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगा। हम लोग कहेंगे नहीं, असत्य है। हम लोग कहेंगे असत्य है। हल में क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है। ठीक है, असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक हम लोगों ने कर लिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक तो मुश्किल है, हाँ जितने पूर्णांक है वो सारे परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। याद रखिएगा, नहीं है। जैसे आपने ये उदाहरण लिखा, जैसे ये 12/6 है, तो ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णा, ये भाग देंगे तो 2 आएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है, लेकिन ये सभी प्रकार के केस में संभव नहीं है। सभी प्रकार के केस में ये भाग ही नहीं लग रहा है, भाग ही नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। 4 से 3 में भाग 2 से भाग लग के पूरा पूरा कट जाता तो शायद हम लोग कह देते वो परिमेय संख्या पूर्णांक होगा। आइए हम लोग अगला उदाहरण करें। आगे का उदाहरण क्या है, ये देखिए उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 में क्या सवाल है, आप देखिए लिखा है उदाहरण नंबर 2 में क्या है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 1 और 2 के बीच में, वैसे मेरे प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए 3 है 5 है, इसके बीच में यदि आपको संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो आप इसके बीच में कहेंगे 4 है, आसानी से कह देंगे। यदि मान लीजिए मैं यहां पे 10 लिखता हूं तो इसके बीच में आप आसानी से कह देंगे सर इसके बीच में 4 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। बहुत ही आसानी से कह देंगे बिना किसी टेंशन के। 1 और 9 भी है। लेकिन जब मैं आपको यह कहूं कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए तो आप चक्कर काट जाते हैं। तो आपको चक्कर काटने की बिल्कुल की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आपको चक्कर नहीं काटना है। प्रत्येक परिमेय संख्याओं के बीच में जैसे दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्या होती है, इसके लिए तो आप टेंशन ना ही लें। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। आइए मैं आपको तरीका बताता हूं, इसको निकालने के 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। 2 तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। किसी भी 2 संख्या के बीच में यदि आपको परिमेय संख्या निकालना हो तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। सबसे आपको दोनों तरीका बताता हूं। देखिए मैं हल करता हूं, सबसे मैं बोल देता हूं पहली विधि, इसको निकालने की 2 विधि है। मैं आपको पहली विधि बताता हूं। पहली विधि में आपको क्या करना है, जैसे 1 और 2 के बीच में आपको निकालना है कितना? 5। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, 5 निकालना है। 1 2 3 4 5, 5 जगह हम लोगों को परिमेय संख्या निकालना है। आप क्या कर लीजिए, 1 और 2 को जोड़िए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, इसके बीच का निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 है 4 है, 2 है 4 है,
इसके बीच में आप जान रहे हैं क्या है, बताइए क्या है? आप कहेंगे सर 3 है। तो 3 कैसे निकालेंगे? बीच की संख्या को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 और 4 को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से जब भाग देंगे तो 3 वैसे ही निकल जाएगा, 4 2 6। 6 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? आप कहेंगे सर 3 आएगा। भाग देंगे 3 बार में लगेगा? नहीं, किसी भी दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी हो तो दोनों संख्या को जोड़िए, 2 से भाग देने से बीच की संख्या निकल आती है। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में निकालेंगे तो 1 और 2 को जोड़ना है और 2 से आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या आएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 3/2। तो ये 3/2 हो गया। कहीं भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लिख लीजिए। ठीक है, मैं कहूंगा इसको यहां से लिखते हुए आइए, इधर से, यहां से आप लिखते हुए आइए 3/2। मैं पुनः करता हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 और 3/2 के बीच में निकाल लेते हैं। तो 1 और 3/2 को जोड़ना है आपको, ठीक है, आज जोड़ के फिर 2 से भाग दे देना है। दोनों को जोड़ना है फिर 2 से भाग दे देना है। क्या करिएगा, 2 1 2 3 5, 5/2 और ये 2 मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे गुना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 5/2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो ये संख्याएं आपके सामने 5/4 आ गई। नए बच्चे हैं, शायद कैलकुलेशन को आप नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं ये मैंने कैसे किया। यहां पे देखिए 1 + 3/2 है, दोनों को जोड़ के 2 से हम लोग भाग देंगे तो बीच की संख्या निकलेगी। तो ये भिन्न का जोड़ करेंगे कि नहीं करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही निकलेगा। 1 के पारे में 2, 2 बार में 2 गुना 1 करेंगे 2 आएगा, और 2 से 2 एक बार में 1 गुना 3 करेंगे 3 आएगा, बटा में कितना आएगा 2। तो 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 5/2। अब ये भाग है तो भाग को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 5/2 जब इस भाग को मेरे प्यारे बच्चों गुना करेंगे, इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। तो आप कहेंगे 5 ऊपर वाले से गुना, 5 गुना 1 करेंगे 5 है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो 5/4 आपका निकल के सामने आया। 5 बटा क्या निकल के सामने आया, 4। तो हम लोग यहां पे ऐसे करके 5/4 लिख लेंगे। ये तो आपका था प्रोसेस, ये आपका प्रोसेस था। पुनः मैं करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, वो तो आपकी समझाने के लिए, वो आपको बताने के लिए मैंने ये किया था। हालांकि आपको बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट बताने वाला हूं। पुनः पुनः क्या करना है, यहां पे मैं करता हूं पुनः। आप क्या करिए, 1 और 5/4 के बीच में निकाल लीजिए। तो 1 प्लस में 5/4 को जोड़ के, दोनों को जोड़ के 2 से क्या दे देना है, भाग। क्या करना है, देखिए इस तरीके का संख्या हो, आगे यदि 1 हो तो आप बहुत सिंपली कर सकते हैं। क्या करिए कि 4 और 5 को जोड़ दीजिए। आगे जब 1 हो, आगे 1 हो, 1 से जोड़ना हो किसी चीज को, आप ऐसे करिए, 4 और 5 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9। ऊपर में 9 लिखिए, नीचे 4 है, और ये जो 2 है ना, इसी यहीं पे आगे गुणा कर दीजिए। 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहां पे मैं एक बार से कर देता हूं। तो 9/4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो यहां आपका हो गया 9/8। अब इन दोनों के बीच निकालना है। पुनः आप यहां कर लीजिए, पुनः आप क्या कर लीजिए, फिर 1 प्लस में 9/8 करके दोनों को जोड़ेंगे, 2 से क्या दे देंगे, भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 है, फिर जोड़ेंगे 9 और 8 मिलके कितना होगा बच्चों, 17। और 2 गुना 8 करेंगे तो 2 8 16। तो 17 बटा कितना हो जाएगा, 16। फिर 1 और 17/16 के फिर पुनः कर लीजिए यहां। फिर 1 + 17/16 के बीच में आपको इसके बीच की संख्या निकालने के लिए 2 से क्या देनी पड़ेगी, भाग देना पड़ेगा। करिए, 17 16 जोड़िए, कितना होगा, 17 और 16 जोड़िए तो 7 6 13, 1 1 2 1 3, ठीक है। 23 बटा में क्या आया, 16। ये 2 यहां गुना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 33 बटा में 16 दूनी 32। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो गया 33/16 दूनी 32। ये इस तरीके से। तो इस तरीके से 5 ही क्या, यहां तो 5 बोला था निकालने के लिए, लेकिन हम बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं। ये तो आपको बताया पहली विधि, ये तो आपने देखा पहली विधि। पहली विधि थोड़ी सी क्रिटिकल है, थोड़ा सा लंबा है, कि आपको दो संख्याओं को जोड़ के बीच का निकालना होता है। अब आपको आइए बताता हूं दूसरी विधि जो बहुत ही तगड़ा है। आइए हम लोग दूसरी विधि की चर्चा करें। दूसरी विधि, दूसरी विधि, दूसरी विधि क्या कहता है, देखिए दूसरी विधि क्या कहता है। दूसरी विधि में क्या है, जैसे हमें 1 और 2 के बीच में निकालना है कितना, तो 5, 1 2 3 4 5। ये देख लीजिए कितनी संख्याएं निकालनी है। आप कहेंगे सर 5 संख्या निकालने के लिए कह रहा है, 5 परमेय संख्या। तो आप क्या करिए,
5 यदि कह रहा है तो इसका ट्रिक है कि हर में नीचे, हर का मतलब क्या, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, इसके भी नीचे नहीं कुछ तो एक है, तो आपको क्या करना है, हर के अंदर नीचे, नीचे आपको 6 बनाना है, नीचे आपको 6 बनाना है, हर में 6 लाना है। तो हर में 6 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए नीचे यदि आप 6 लिखते हैं तो इसी 6 में 1 से गुना करिए, 6 में 1 से गुना करिए तो 6 ही होगा। ठीक है, और यहां पे देखिए आप, यहां पे भी हर में आपको क्या करना है, एक की जगह पे 6 लाना है, हर की जगह पे। इस 6 में ऊपर वाले 2 से गुना कर दीजिए, 6 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे, इसको हल करेंगे, चाहे तो आप बेशक करके देख लीजिए, 6 में 6 से कटाएंगे तो 1 ही आएगा, और 12 में भी इसे भाग देंगे तो आपका 2 ही आने वाला है। तो वैसे देखा जाए तो 1 और 2 ही आता है। आप इस तरीके से कर लीजिए, 5 संख्या कह रहा है तो हर में 6 बनाना है, हर में 6 बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना होता, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको नीचे 6 बनाने के लिए क्या करना है, एक की जगह पे, क्यों एक छुपा है, नीचे 6 लिखना है। एस तो क्या करिए, नीचे 6 लिखना है, 5 से 1 6 लिखिए, नीचे लिखिए, और 6 में ऊपर जो संख्या दी हुई उससे गुना कर दीजिए, 6 गुना करेंगे 6, ऊपर वो लिख लीजिए। यहां पे नीचे 6 लिखिए और ऊपर में 2 है उसमें 6 से गुना कर दीजिए। अब आपका क्या हो गया, अब आपने देखा कि आपके पास से 2 संख्याएं प्राप्त हुई, 6/6 और 12/6। इसके बीच में मेरे प्यारे बच्चों आपको 5 संख्या, 1 2 3 4, अब आपके 5 संख्या बीच में लिख लीजिए। जैसे हर तो आपका 6 और 6 ही हो गया, हर तो आपका सेम हो गया 6 और 6। अब 5 संख्या लिखिए, जैसे 6 के बाद क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 7/6, 7/6 के बाद 8/6, इसके बाद 9/6, उसके बाद आपका हो गया 10/6। मैं थोड़ा सा यहाँ जगह कम बच रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूं 6, इसके बीच में आ जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों आपने निकाल दिया 5 परिमेय संख्या, बिल्कुल सिंपल विधि से। तो ये विधि, दूसरी विधि जो है बहुत ही आसान विधि है, बहुत ही ज्यादा आसान विधि है, ये वाली विधि बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इन दोनों विधियों ने हमें एक निष्कर्ष पे पहुंचाया। वो निष्कर्ष ये है कि दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्या होती है। हम निकालते निकालते थक जाएंगे, लेकिन अपरिमेय संख्या निकलने से नहीं थकेगा, बहुत सारी संख्याएं होती है। आशा है कि आपने उदाहरण नंबर 2 को समझा होगा। आइए हम लोग आगे सवाल करें। मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग प्रश्नावली में प्रवेश कर गए हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1। अब हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला ही सवाल चल रहा है। आइए फटाफट हम लोग इस सवाल को तोड़ने का काम करें। सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, क्या लिखा है। क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 ना हो? पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग कहेंगे हाँ है। क्यों? तो क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है? फिर हम लोगों ने कहा हाँ, हाँ। शून्य एक लिखिए, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है? हम लोग कहेंगे हाँ। क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है? फिर कहेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, और इसे यहीं पे लिखिए है, और इसे p बटा q के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे आप बता दीजिए, जैसे 0 है,
इसके नीचे नहीं कुछ तो एक। तो पी क्या है? परमेय संख्या, क्योंकि ये क्या है? जहां आप ऐसे लिखे, जहां शून्य और एक पूर्णांक है, शून्य भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, तथा क्यू बराबर जीरो नहीं है। हो गया, बस ये करना था मेरे प्यारे बच्चों, लिखना था। क्योंकि शून्य भी एक परमेय संख्या है, जीरो जो है ना वो भी परमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे क्या छुपा है? एक। तो परमेय संख्या होने के लिए शर्त है ऊपर पी में, ऊपर कुछ भी हो, दोनों पूर्णांक हो, तो जीरो भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, और नीचे हर में, हर आपका क्यू का जो मान है वो सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो नहीं है, क्यू का मान आपका एक है, इसीलिए जीरो भी कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। इसको फटाफट आप लिखेंगे इस तरीके से, आप कहेंगे हाँ शून्य एक परमेय संख्या है, और इसे पी बटा क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे जीरो बटा एक, जहां जीरो और एक पूर्णांक है तथा क्यू बराबर जीरो नहीं है। इस तरीके से क्या आपने लिख लिया? फटाफट आप लिखिए, वीडियो लीजिए इसको, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिए? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और वीडियो को आप रोक रोक के भी देख सकते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग दूसरा सवाल करें। दूसरा क्या लिखा है? देखिए वही सवाल जो हम लोगों ने उदाहरण में किया था, जो सवाल हम लोगों ने उदाहरण में किया था, उदाहरण में हम लोगों ने एक और दो के बीच में पांच संख्याएं निकालनी थी, इस बार तीन और चार आ गया। तीन और चार के बीच में आपको छह परमेय संख्या निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दोनों विधि से निकालेंगे, हालांकि हम लोग इसको करेंगे उस खतरनाक टेक्निक से। तो हम लोग क्या करेंगे, तीन और चार के बीच में कितना निकालना है ये देख लीजिए। तीन और चार के बीच में आपको निकालना है छह परमेय संख्या, छह बना लीजिए, एक दो तीन चार पांच छह, छह निकालना है, ठीक है, तीन और चार के बीच में। तो इसके लिए आपको हर में क्या करना है? हर में, हर में आपको छह कह रहा है तो हर में आपको सात बनाना है। जैसे वहां पे पांच कह रहा था संख्या, तो हम लोगों ने हर में छह बनाया, यहाँ पे छह कह रहा है तो हर में सात बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सात? अब गौर करेंगे सात कैसे बनाएंगे। देखिए नीचे आप सात लिखिए, नीचे आप सात लिखिए, नीचे आप हर में सात लिखिए, और ऊपर सात से गुना करिए, तीन में सत्तिया 21, ठीक है। अब कितना? छह निकालना, छह बना लीजिए, एक दो, या फिर वैसे ही निकल आएगा, टेंशन मत लीजिए यहाँ पे। और यहां पे क्या, हर में इधर भी आपको सात बनाना, सात लिखिए, और सात से इस चार में गुना करिए, सात से चार में गुना करिए, सत चौके क्या हो गया? 28 हो गया, ठीक है। अब लिखिए हर चूंकि बराबर है सबका, तो 22, 21 के बाद क्या आएगा आपका? 22, नीचे आप सात लिख लेंगे। 22 के बाद क्या आएगा आपका? मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि आ जाए। 21 के बाद 22/7, इसके बाद आपका 23/7, 24/7, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25/7, 25 के बाद 26/7, और फिर ये हो गया आपका 27/7। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो गया छह, एक दो तीन चार पांच छह, ये आपका हो गया छह। अतः आप ऐसे लिख लीजिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये आपका हो गया छह परमेय संख्या। वैसे आप जितना चाहे निकाल सकते हैं। अब यदि यहां पे आठ कहता तब आप क्या करते? मुझे फटाफट बताइए। मान लीजिए यहां पे तीन और चार ही रहता, इसके बीच में आठ कहता, तब आप क्या करते? आप कहते कि सर नीचे तब आठ लिखते, हर में आठ बनाते, और इसको गुना करते, आठ तिया 24 यहां पे लिखते, और इसको आठ चौके 32 लिखते यहां पे, और इसके बीच में 24 के बाद फिर 25/8, फिर ऐसे करके 26/8, फिर 27/8, फिर 28/8, फिर 29/8, फिर 30/8, फिर 31/8। तो ऐसे कितनी संख्या निकालनी थी हमें? आठ निकालना था। देखिए आठ ही है, एक दो तीन चार पांच छह सात, और ये एक आठ, टोटल आठ संख्या। जितनी कहेगा उतनी, इस एकदम निंजा टेक्निक है, बड़ा शानदार। हर को उतना बना लेने की, जितना कह रहा है उससे एक बढ़ा के हर लेना, आपकी वो संख्या निकल आती है। तो ये तरीका आपका, वैसे आपको दोनों तरीका बता दिया गया। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं आगे बढ़ूंगा। वैसे ये तो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, ये आपका इतना ही होगा, आपका इतना ही है यहीं पे। क्लियर है? आइए आगे करें। हाँ अब ये, अब कहेंगे सर ये कैसे किया जाए? ये और आसान है, कोई टेंशन नहीं है इसमें।
कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, सेम टू सेम करना है। अब फिर देखिए सेम टू सेम करना है, इसमें भी सेम टू सेम करना है। अब सेम टू सेम कैसे करना है, फटाफट आइए हल करते हैं। जैसे जैसे अब 3/5 है, 4/5 है, के बीच में 5 संख्या निकालनी। अब पहले से हर बराबर है, देखिए लिख लीजिए, 3/5 है, इसके बीच कितना निकालना है, 5, तो 1 2 3 4 5 निकालना है, और 4 बटा यहाँ पे 5 है। तो हर में आपको सीधा आएगी 6 लिखना पड़ेगा, हर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं करना है आपका, क्या लिखना है, नीचे नीचे आपका क्या है, नीचे आप बोलेंगे सर 5 है, तो नीचे इस 5 को रहने दीजिए, लेकिन आप अलग से 6 भी ऐड करिए, अलग से 6 ऐड करिए। 5 कह रहा है ना, 5 परिमेय संख्या निकालना है, अलग से आप यहां पे 6 लिखिए, और इस 6 को ऊपर से गुना करिए, छौतिया कितना हो जाएगा, आप यदि करेंगे तो 6 × 3 करिए, छौतिया कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, मैं इधर से कर लेता हूं इसको, इस 6 से आप ऐसे करिए, छौतिया 18, यहां पे कितना है, 4/5 है ना, आप उसको रहे, नीचे 5 है, 5 रहने दीजिए, क्योंकि 5 कह रहा है तो आपको 6 तो बनाना ही है, नीचे हर में 6 6 लिखना ही है, 6 से इस 4 में गुना करिए, 6 चौके 24। बेचारे 5 को हमने छुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, बेटा तू यहीं रह, कोई टेंशन नहीं है, यहीं रह। तो अब कितना हो गया, आप ध्यान देंगे, अब आपका कितना हो गया, अब आप कहेंगे सर 18/36 हो गया, 6×5 = 30 हुआ, और इसके बीच में जितना भी निकालना है, यहां आपका कितना हो गया, 24/6×5 = 30 हो गया, हर आपका बराबर हो गया, कोई बात नहीं। अब बस निकालिए, 18 के बाद आपको 5 निकालना, 18 के बाद क्या आएगा, 18 के बाद आप कहेंगे सर 19/30 आएगा, 19 के बाद आपका 20/30 आएगा, उसके बाद 20 के बाद 21/30, 22/30, 23/30, क्या आपका निकल गया, 1 2 3 4 5। अतः आप लिख लेंगे, अतः 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, और ये आपका हो गया 23/30, ये आपका हो गया। आराम से निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए ये सारा लिखा गया, आपका यहीं पे निकला है। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपने सीखा, मान लीजिए यहां पे 5 की जगह पे 6 कहता, निकालने के लिए 6 निकालने, तब आप क्या करते, तब आप क्या करते, 6 की जगह पे कुछ नहीं करते, 6 को मिटाना था आपको, और यहां पे सिर्फ ओनली 7 लिख देना था, सत्या 21, फिर 7 × 3 करते, सत्या यहां 18 की जगह 21 लिखना था, तो वो आप कर लेंगे, ठीक है, वो आप कर लेंगे। नहीं समझ में आया कमेंट करके फटाफट पूछे, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं करूंगा अगला सवाल, करूं, चलिए आगे। आइए 4 नंबर का सवाल करें। 4 नंबर में क्या लिखा है, बस नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या लिखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितना भी प्राकृत संख्या ना, जो गिनती की संख्या 1 2 3, वो एक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल। क्योंकि पूर्ण संख्या आपकी, जो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है, अभी तो हम लोगों ने हाल ही में किया है, पूर्ण संख्या की जो शुरुआत होती है वो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे डॉट 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 करके चलेगा, और प्राकृत संख्या की शुरुआत जो होती है वो 1 से होती है कि नहीं। ये आपका हो गया होल नंबर, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। तो देखिए, सारी प्राकृत संख्या आपकी पूर्ण संख्या में है, कहा भी है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही है। प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 2 3 से होती है, और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 1 2 3 से होती है, तो पूर्ण संख्या में 1 2 3 है, तो है ना, इसका वाला इसमें है, तो इसीलिए ये बात, ये भाई साहब ये सत्य कह रहे हैं, हम लोग कहेंगे सत्य, क्योंकि, हम लोग कह देंगे सत्य असत्य, हम लोग कहेंगे सत्य क्योंकि, ठीक है, क्योंकि आ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है।
ठीक है, ये लिख ले, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो सारे पूर्ण संख्या के अंदर हैं, इसके अवयव इसमें भी हैं। ठीक है, आइए आगे लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी क्या? प्रत्येक पूर्णांक, अब देखिए जितने भी पूर्णांक है, अब कह रहा है पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा क्या? नहीं, क्योंकि पूर्णांक के अंदर देखिए एक दो तीन ऐसे करके ये समुच्चय चलेगा, और पूर्णांक में आपका जो चलता है वो -1 -2 माइनस भी सारे होते हैं। पूर्णांकों में तो ये होते हैं, लेकिन पूर्ण में आपका सिर्फ 0 1 2 3 होता है, आगे भी होता है। ठीक है, तो पूर्णांक तो आपका यहीं से होता है। पूर्णांक में ये सारी चीजें तो पूर्णांक में ये सारी चीजें होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में आप देखेंगे कि पूर्णांकों के अंदर माइनस वाली भी सारी संख्या है, और गिनती की भी संख्या है, जीरो भी इंक्लूडेड है, जीरो भी शामिल है। और पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है क्या? आप ये देखिए कि क्या माइनस वाला इसमें नंबर कभी होगा? नहीं होगा, इसलिए क्वाइट इम्पॉसिबल है, हम लोग कहेंगे असत्य। प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या होती है, ये कह रहा होती है, हम कह रहे हैं नहीं होती है, असत्य। असत्य, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। हम आप पूछा है क्यों नहीं होती? क्योंकि हम लोग कहेंगे आ, क्योंकि पूर्णांक में पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती है। क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी शामिल होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में, यहां मैं इधर लिख देता हूं, केवल धनात्मक संख्या ही होती है। देखिए, असत्य है क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी होती है, पूर्णांक में तो ऋणात्मक भी होती है, संख्या भी शामिल होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या शामिल होती है, इसीलिए यह असत्य है। आइए तीसरा करें, आशा है कि आपने समझा होगा। आइए तीसरा करें, क्या लिखा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, हम लोग कहेंगे नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, अपरिमेय संख्या जैसे 3/4 है, तो 3/4 है, या फिर 5/8 है, ये वाला इसमें कभी होगा, ये पैटर्न इसमें होगा, कभी नहीं होगा, इसलिए ये वैसे ही असत्य है। हम लोग कहेंगे ये भी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हम लोग कहेंगे नहीं, असत्य है, ये भी असत्य है। क्योंकि क्योंकि कोई एक एग्जांपल लिख लीजिए, क्योंकि 3/4 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक उदाहरण हमने वैसे लिख दिया, आप चाहें तो 3/4 की जगह पे 5/8 है, या और भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3/4 परिमेय संख्या लेकिन पूर्ण नहीं है, हम लोगों ने एक लिख दिया। इसकी जगह पे आप दूसरा भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा होगी। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने इसको समझा? क्या किसी प्रकार की कोई टेंशन है? तो ये अभी हम लोगों ने कर लिया प्रश्नावली 1.1 के सभी उदाहरण को, परिचय को, और सारे सवाल को हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर कर लिया। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। बच्चों अब दीजिए विदा, आज इतना ही। लास्ट में एक ये चीज कहना चाहूंगा, अभी हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, वीडियो को शेयर करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों से खुद भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ठीक है, धन्यवाद।